जब चूंटी की मौत आती है तो वो उड़ने लगती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चौधरी सफ्दर उड़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने बिलाल बेटे की शादी कर देने का फैसला किया है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने किसको बहू बनाने का फैसला किया? चौधरी करामत की बेटी। फर्जी, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, वो कैंटीन वाले लॉन में जलसा कर रहा था, किसी ने गोली चला दी उस पे। तो इसका मतलब है कि गोली मलिक जहादात के बेटे ने चलाई और सांसें तेरी उखड़ रही हैं। नहीं अम्मी, जिंदगी में आज पहली बार वक्त ने मुझे दिलनशी का मोहताज कर दिया। उनसे कहो कि अपनी चहीती बीवी को भेजे। मैं नौकरों की बातों पर फैसले नहीं किया करती। कौन हो तुम? मेरा नाम गोगा है और आपसे एक जरूरी काम है। कौन सा जरूरी काम? बैठ के आराम से बात नहीं हो सकती? नहीं, मतलब की बात करो और जाओ यहाँ से। खाला जी, बिलाल केस में हुमैरा की गवाही बहुत है। तो फिर यह कि मैं चौधरी सफ्दर का दोस्त हूं और अगर हुमैरा बिलाल के हक में गवाही न दे तो हम आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। मैं बिकने और झुकने वाली औरत नहीं हूँ। मैं कहती हूँ 1 मिनट से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी बात और पोजीशन समझने की कोशिश करो माई। मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम्हारी जवान बेटी शहर में पढ़ती है और उसे अब कुछ भी हो सकता है। बकवास बंद करो। जो बेटियां जन्म देते हैं वो उनकी हिफाजत करना भी जानते हैं। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा माई। मैं कह रही हूं ना, दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ, कहां से आ जाओ। गोगा साहब, मुतरक जनाब गोगा साहब होनी की पहचाने? गल कर ले। ये हमारी मासी है। देख लूंगा तुम्हारी इस मासी से भी देख लूंगा। ओए खुशिया, घर में क्या मुसीबत आई और तुम यहाँ फिर रहे हो? ओ चाचा मेरी गल तो सुन। चुप, तू घर चल, मैं वहां जाके तेरी गल भी सुनूंगा और मलिक साहब से तुझे लितर भी मरवाऊंगा। ओ चाचा मेरी गल समझने की कोशिश। ये स्कूल मगज चाचा को समझाने के बजाय अगर मैं ये सारी की सारी बातें मलिक साहब को बता देनी चाहिए। कौन है भाई? रहमत, तुम क्यों आए हो फिर यहाँ? जी वो आपको इतला देने के मलिक साहब खुद गाड़ी लेकर हुमैरा बीबी को लेने आ रहे हैं। हम जहादात के मजारे नहीं हैं जो वो हमें अपनी गाड़ी में डालकर ले जाएगा। आप क्या कह रही हैं? मुझे एक मजबूरी आन पड़ी है, वरना आज तेरे मलिक जहादात को भी मैं खाली लौटा देती। जी मैं कुछ समझा नहीं। तुम जाओ, हुमैरा को लेकर मैं खुद आ जाऊंगी। देखिए जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैंने कहा ना, तुम जाओ रहमत। देखिए जी, आपकी बात बड़ी है लेकिन हुमैरा बीबी की हिफाजत का मसला भी है। अपनी बेटी की हिफाजत मैं खुद कर सकती हूँ, समझे तुम? जाओ अब। जी जैसे आपकी मर्जी। क्या बात है खुशियाँ? तू कुछ कहना चाहता है क्या? वो जी मैं दूध लेके वापस आ रहा था
तो रास्ते में एक गोगा नामी आदमी ने मुझसे मासी दिल नशीन के घर का पता मालूम करने की कोशिश की। मैंने बताने से इनकार कर दिया तो उसने बदमाशी की। मैं भी आपका खास आदमी हूँ जी, मैं भी बदमाशी पे आ गया। ओए आगे बक, फिर हुआ क्या? मैं उसे मासी दिल नशीन के घर ले गया। उसने मासी दिल नशीन से कहा कि अगर वो मेरा बीबी बिलाल के हक में गवाही ना दे तो वो पूरे 5 लाख रुपए उसे देगा, पूरे 5 लाख रुपए। फिर क्या कहा उस दिल नशीन ने? साफ इनकार कर दिया जी। फिर उसने उमेरा बीबी को अगवा करने की धमकी दी। मासी दिल नशीन ने जोर से थप्पड़ मार के उसे कहा, जो लोग बेटियों की हिफाजत करना जानते हैं वो बेटियों को जन्म भी देते हैं। हाँ? कुछ गलत हो गया जी। चल जा, दफा हो जा। अच्छा जी। मुझे उससे यही उम्मीद थी। ऐसा सिर्फ दिल नशीन ही कर सकती है। हुमैरा उठो, हमें थाने जाना है। थाने क्यों? बिलाल के हक में तुम्हारी गवाही चाहिए। सॉरी अम्मी जी, मैं कोई गवाही नहीं दूंगी। क्यों? क्या बिलाल बेकसूर नहीं है? बेकसूर है, लेकिन मेरा क्या कसूर जो मैं थाने और कचहरियों में जाके जलील होती फिरूं? तो फिर मैं जलील हो जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, कुछ लोग मुझसे तुम्हारी जुबान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम थाने ना गई तो लोग यही कहेंगे कि दिलनशी ने बेटी की जुबान बेच दी। तो बात यहां तक पहुंच गई। इससे भी आगे, ये लो, अगर किसी ने तुम्हें अगवा करने की कोशिश की तो उसे गोली मार देना। जी? हाँ, अगवा होने से मर जाना या फिर जेल जाना बेहतर है। ये शाजिया इंस्पेक्टर साहब, अब इसका बयान ले लें। जी शाजिया बीबी, जब चौधरी सफदर पर फायरिंग हुई तो उस वक्त आप कहाँ थी? उस वक्त मैं, हुमैरा और बिलाल एक अच्छा, ये हमारा है? नहीं सर, ये मेरी बेटी फरजीन है, उसी कॉलेज में पढ़ती है। जी सर, मैं भी गवाह हूँ। जब सफ्तर पर गोली चली बिलाल तो वहाँ था ही नहीं। सर, थाने के बाहर हुमैरा और उसकी माँ आई हैं। उनको अंदर ले आओ भाई। सर, हुमैरा की माँ कहती है शरीफों की बेटियां थाने में नहीं आया करती। आपको जो कुछ पूछना है बाहर आकर पूछो। क्या बकती है वो? क्या ये शरीफों की बेटियां नहीं है? जाने दे इंस्पेक्टर, जाने दे। जैसा वो कहती हैं वैसा कर ले। आपकी खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ मलक साहब। 2 हफ्ते हवालात में रहेगी ना तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हवलदार सर, तुम जाके हुमैरा का बयान ले आओ। जी। और चौधरी साहब, आप एक आदमी के साथ भेज दें ताकि उनके सामने बयान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम हुमैरा है जी? जी। आप मलिक बिलाल की क्लास फेलो हैं? जी। ये बताइएगा, जब बिलाल आपसे वोट मांगने आया था उस वक्त आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। जी, कुछ और पूछना है आपको? जी नहीं, हुमैरा बीबी, आप अपने बयान के नीचे दस्तखत कर दें। मुबारक हो माँ जी, सुलह हो गई है। शुक्र है मेरे मौला। फरजीन का अभी फोन आया है, वो कह रही है कि वो लोग वहाँ से निकल पड़े हैं।
मेरा ख्याल है कि बस पहुंचने ही वाले होंगे। लो माँ जी, वो लोग आ गए। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। हाँ बहू, तुम्हारे अंदाजे अक्सर ठीक निकलते हैं। बिलाल बेटा, असद बेटा, बिलाल अब उस कॉलेज नहीं जाएगा। बिलाल के चले जाने से पूरा कॉलेज वीरान और सुनसान नज़र आ रहा है, जैसे सब रौनकें और सब रानाइयाँ उसी के दम से थी। फरजीन, किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं। मेरा और शाज़िया ने भी कॉलेज छोड़ दिया है। आखिर ये चक्कर क्या है भाई? मुझे वो कॉलेज छोड़कर अजीब सी उदासी हुई। तुम्हारे तासुरात क्या हैं? भाई मेरे फीलिंग्स तो कफस से आज़ादी हासिल करने वाले परिंदे की सी। तुम्हारे दिल में लौट जाने की जरा भी कसक नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ना जाने क्यों मुझे लगता है कि तुम्हें कभी ना कभी अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। हो ही नहीं सकता। आप? जी हाँ, बिल्कुल मैं। और आप? मैंने और हुमैरा ने इस कॉलेज में माइग्रेशन करवाई। और मैं आप दोनों से पहले ही माइग्रेट हो गया था। मैं कॉलेज गया था, लेकिन आप दोनों में से किसी से मुलाकात नहीं हो सकी। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक्स। आप दोनों ने गवाही देकर मेरी बेगुनाही साबित कर दी और मैं आज आज़ाद हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो। फरजीन को? हाँ बेटा, फरजीन को बहू बनाना तुम्हारे बाबा जानी की ख्वाहिश है। माँ जी, बिलाल से भी किसी ने पूछा है कि नहीं? बेटा, तुम्हारे बाबा जानी अपने फैसले किसी से पूछ कर नहीं करते। देख लें माँ जी, मेरे और बिलाल की मिजाज में बहुत फ़र्क है। ये ना हो कि वो बाबा जान की बात को कहीं रद्द कर दे। बाकी फैसले तो बड़ों के ही हैं, जैसे आपकी मर्जी। माँ जी आप परेशान ना हो। असद तो खामखा फरजीन की मुखालफत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में फरजीन से बेहतर बहू सरताज है उसको मिल ही नहीं सकती। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बहू रानी, लेकिन बिलाल? मेरा ख्याल है माँ जी कि बिलाल भाई को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। एतराज़? एतराज़ कैसा मासी? आप तो मेरी माँ की जगह है। बेटा, मैं जो भी फैसला करूँगी तुम्हारी खुशी को सामने रख कर करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम और हुमैरा एक दूसरे को पसंद करते हो। जी। और मैं चाहती हूँ कि जैसे ही हुमैरा अपनी तालीम मुकम्मल करे, मैं तुम दोनों की शादी कर दूँ। जैसे आपकी मर्जी। जीते रहो। अच्छा मासी, अब मैं चलता हूँ। इजाज़त? ठीक है बेटा, अपनी खैर खैरियत की इत्तला देते रहना। जी बेहतर। खुदा हाफ़िज़। खुदा। लगता है मेरा मेरे ख्वाबों के आग पर छा गया।
अगर बाबा जानी ने हुमैरा से मेरी शादी करने से इनकार कर दिया तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। शादी तो मैं सिर्फ हुमैरा ही के साथ करूंगा, सिर्फ हुमैरा के साथ। मिस्टर बिलाल, पहले हुमैरा को तो शादी के लिए राजी कर लो, जो तुम्हारे साय से भी डरती है। तुम्हें याद है बेगम आज चौधरी करामत के घर जाना? हाँ जी याद तो है, लेकिन कोई मसला है क्या? मलिक साहब अगर बिलाल से भी पूछ लेते। क्यों? तुम इसकी जरूरत क्यों महसूस कर रही? बस ऐसे ही असद को देख। क्यों, असद अपनी बीवी से खुश नहीं है? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। असद और बिलाल के मिजाज में बहुत फ़र्क है, फिर पूछ लेने में क्या हर्ज है। तुम फिक्रमंद मत हो, वो मेरी हुकूमतदारी नहीं कर सकता। और फिर मलिक जानदाद अपने फैसले किससे पूछ कर नहीं करता। हेलो। हाँ फरजीन, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ क्या हो रहा है? सरताज हाउस में तुम्हारे यहाँ आने की तैयारी हो रही। ये तो बड़ी खुशी की बात है। इससे बड़ी भी एक खुशखबरी है मेरे पास। वो क्या भाई? आज हम चौधरी अंकल से तुम्हें मांगने के लिए आ रहे हैं। बको मत। हेलो, तमीज से फरजीन मुझसे बात करो, आखिर तुम मेरी छोटी देवरानी बनने वाली हो। चलो ठीक है, फिर होती है तुमसे बात। खुदा हाफिज। भाभी, आप इतना बन सवर कर कहाँ जा रही हैं? अपने प्यारे देवर जी के लिए प्यारी सी दुल्हन देखने जा रही हूँ। क्या? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? भाई, घर में सबको तुम्हारी पसंद का पता चल गया, इसलिए तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हारे ख्वाब की ताबीर के लिए कोशिश शुरू कर दी गई। ये आपकी गलतफहमी है भाभी। ना मैं फरजीन को पसंद करता हूँ और ना ही उससे शादी करूंगा। ये बात आप माँ और बाबा जानी से भी कह दें। माँ जी वो। हाँ बहू रानी, बताओ क्या बात है? माँ जी वो बिलाल भाई। रहमत के चलें उधर चौधरी करामत के घर। यार ले आप रुके थे जल्दी से पूछिए। बंगाली जी, बंगाली जी, बंगाली जी, हाजी देखो बाबा जान
मलिक जहादात, बड़े ही बेवफा हो तुम। किसी से भी वफा नहीं की तुमने, ना अपने आप से और ना ही अपनी जिंदगी से। अचानक साथ छोड़ देने की आदत मरते दम तक नहीं छोड़ी। तुम मुझे भी कभी अपनी जिंदगी कहते थे, फिर मुझे भी अचानक छोड़ दिया। तुम्हारी इस अदा को कोई नहीं समझ पाएगा सिवाय दिलनशी के। लेकिन तुमने दिलनशी को समझने में गलती की। अल्लाह आप दोनों को सब्र जमील अता फरमाए। मलिक जहांदाद बहुत बड़ा नुकसान कर गए हैं। बस अंकल, अल्लाह को यही मंजूर था। मलिक जहांदाद इलाके की बहुत बड़ी सियासी और समाजी शख्सियत थे। अल्लाह मग़फ़िरत करे। वैसे मलिक साहब को हुआ क्या है? हार्ट अटैक। मलिक साहब ने कभी दिल के आर्जे का जिक्र तो नहीं किया। बस अकेला छोड़ के, हम सबको अकेला छोड़ के। तुम? हाँ सरताज बेगम, मैं दिलनशी। यहाँ क्यों आई हो? ताज़ियत के लिए। मैंने सोचा इस वक्त आप अकेली होंगी। ताज़ियत वहाँ की जाती है जहाँ कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता हो। ये रिवाज जागीरदारों और वडेरों के यहाँ होता है। हम गरीब लोग तो दूसरों का गम अपना गम समझते हैं। तो जा फिर किसी अपनी जैसी के गले लग के रहो। आज पूरी दुनिया में मुझे तो सिर्फ तुम अपने जैसी लग रही हो। मलिक जहांदाद मर गया है, तुम्हारा अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। बेशक बेशक जो रिश्ते मुरब्बों की बुनियाद पर कायम होते हैं वो इतने ही कच्चे होते हैं। तुम्हारा उससे कच्चा रिश्ता था सो टूट गया। मेरा रिश्ता इतना कच्चा नहीं। खैर छोड़ो, तुम धन वाले मन वालों की बातें नहीं समझ सकते। इससे पहले कि इस घर के नौकर तुम्हें धक्के देकर निकाले, चली जाओ यहाँ से। सरताज बेगम, तुमने मुझे इस घर में दाखिल ही कब होने दिया था? तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम यहाँ से फौरन चली जाओ। मैं समझी थी कि मलिक जहांदाद के गम में तुम इस कदर हलकान होगी कि तुम सबके गले लग लग कर रो रही होगी। मगर नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें तो आज भी 100 मुरब्बों का गुरूर है। सरताज हाउस का मान है तुम्हें। चली जाओ यहाँ से, पहले बहुत परेशान हूँ। मैं भी यही समझी थी, लेकिन तुम परेशान नहीं हो। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुमने मलिक जहांदाद की बजाय
इस घर से मोहब्बत की थी। तबाह हो जाओ यहाँ से। रहमत अली, रहमत। जी मलखानी जी। ये औरत सत्ता जाऊस की दहलीज अबूर ना करने पाए, समझे तुम? जी जी। अम्मी भी हर काम लोगों से मुख्तलिफ करती। लोग वहाँ ताज़ियत के लिए दिन में गए थे, वो सरताज हाउस ताज़ियत करने रात में गई। अजीब है, ये भी जानती हैं कि मैं घर पे तन्हा हूँ, छोड़ गई हूँ, वहाँ जाके बेफिक्र हो गई। अल्लाह जानता है उन्हें तन्हाई से डर क्यों नहीं लगता है। तेरी बीवी तो इस वक्त यहाँ नहीं आएगी, उसे डर जो लगता है। तेरी होते हुए भी वो खौफज़दा रही, और अब तो और भी। लेकिन मुझे डर नहीं लगता, आदी हो गई हूँ तन्हाइयों की। या फिर शायद तेरे तसव्वुर, तेरे ख्याल ने मुझे तन्हा होने ही नहीं दिया। जिस तरह तूने हर पल मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश की, उसी तरह मैंने तुझे हर लम्हे याद किया। देखो मलिक जहांदाद, जिन चीजों की खातिर तूने मुझे छोड़ दिया था, आज उन सब चीजों ने तुझे छोड़ दिया है। लेकिन औरत की मोहब्बत और इंतकाम कब्र की दीवारों तक साथ नहीं छोड़ते। जब तक मैं जिंदा हूं, सरताज हाउस में मेरा जिक्र रहेगा, और मैं इसी तरह तेरी कब्र पर ताजा फूल चढ़ाती रहूंगी। ना ये फूल सूखेंगे और ना ही सरताज की आंखों के आंसू सूखने दूंगी। असद, तुमने रात से कुछ नहीं खाया, प्लीज आकर थोड़ा सा नाश्ता कर लो। सॉरी आबरू, अभी मेरा कुछ खाने को जी नहीं चाहता। भूख का खाने से कोई ताल्लुक नहीं है इस फिलॉसफी का मतलब? असद, जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी होता है। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है आबरू कि मेरा कितना बड़ा लॉस हो चुका। मैं समझती हूँ असद, बाबा जान हम सबके लिए निहायत अहम थे, लेकिन क्या किया जाए, ये तो कानून कुदरत है ना, और हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। प्लीज आबरू, मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं चाह रहा। अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि ये जूस पी लो प्लीज, मेरी खातिर। थैंक यू असद।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस मकसद के लिए मलक जहां दाद की कब्र पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं। आपकी बात बड़ी है मलकानी जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप खामखा परेशान हो रही हैं। नहीं, मैं खामखा परेशान नहीं हुआ करती। तुम पता करो कि वो कौन है। मेरा शक तो फिर मलकानी जी। शक नहीं, मुझे यकीन की ठोस जमीन से उगा हुआ सबूत चाहिए। जी बेहतर। रहमत अली, मैं ज़मीनों की जिम्मेदारी असद बेटे पर डालना चाहती हूँ। आपकी मर्जी है मलकानी जी, लेकिन असद जरा नरम दिल के खुदा तरस आदमी है और ये काम है किसी सख्त किस्म के बंदे का। यहाँ तो लोग भीख की आड़ में सब कुछ हथिया लेते हैं। तुम फिक्र न करो रहमत, सुपरविजन मैं खुद करूँगी। और बिलाल को इस झंझट से दूर रखना ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर ले। अल्लाह बख्शे बड़े मलिक साहब को, उनकी भी यही ख्वाहिश थी। मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूँगी। अरे क्या बात है बेटी? कुछ नहीं अम्मी जी, कुछ भी नहीं। तो फिर तू इतनी घबराई हुई क्यों है? अम्मी वो रास्ते में। क्या हुआ रास्ते में? रास्ते में कुछ लोग लड़ रहे थे, मैं डर गई। पगली। मुझे बेवकूफ़ बनाती है, जैसे मैं जानती नहीं कि हिरनियाँ कब बिदकती हैं। मगर वो है कौन? फरजीन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से अब्बा जी की डेथ हुई है, मैं तो यहाँ खुद को बहुत गैर महफूज समझने लगी हूँ। मैं तो कब से कह रही हूँ छोटी मलकानी जी, मुझे अपना बॉडीगार्ड रख लो। लगता है कि अब तुम्हें हमेशा के लिए सरताज हाउस लेकर आना ही पड़ेगा। क्या मतलब? माँ जी कह रही थी कि अब्बा जी के 40वें के बाद सबसे पहला काम यही करना है। अब कहना क्या चाहती हैं? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। असद, कहाँ जा रहे हो? मैं ज़रा ज़मीनों तक जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है वहाँ पे। वापसी कब तक होगी? कुछ कह नहीं सकता। फिर भी कहा ना, कुछ कह नहीं सकता यार। आबरू? जी माँ जी।
क्या बात है बुरानी? कुछ नहीं माँ जी। मैं देख भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। जी? 3-3.5 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, लेकिन तुम अभी तक अपने शौहर के मिजाज को नहीं समझ पाई। माँ जी, मैंने कौन सा उनसे कोई गलत बात पूछ ली है? तुम जमींदारों की बहू बेटी हो। जमींदारों के औकात दफ्तरी औकात जैसे नहीं होते। जब उन्हें जमीन और फसल इजाजत देती है तब वो अपने घर को लौटते हैं। जी। नहीं माँ जी, मुझे लगता है कि हमारे दरमियान कोई और आ गया है। हुमैरा, वहम का इलाज मेरे पास नहीं है। ये महज मेरा वहम नहीं है शाजिया, उसकी नजरों में बला की वहशत होती है। वहशत नहीं पगली, उसकी आंखों में तुम्हारी मोहब्बत जुनून बनकर चमकने लगी है। जमींदारों की आंखों में मोहब्बत नहीं हवस होती है। लेकिन जब जमींदार मोहब्बत करते हैं तो इंतहा की करते हैं। लेकिन मुझे अब उससे बहुत डर लगने लगा है। मुझे लगता है कि तुम्हें बिलाल अच्छा लगने लगा है। तुम मानो ना मानो, तुम्हें बिलाल से मोहब्बत हो गई। शायद मेरी कैफियत समझने से तुम भी कासिर हो शाजिया। मेरा नाम गोगा है। तुम चाहे जितने भी कॉलेज बदलो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, क्योंकि तुम्हारी मां का मारा हुआ थप्पड़ आज मेरे गाल पे अंगारे की तरह महकता है, और इसका बदला तुम चुकाओगे। क्या हुआ मेरा? तुम इतनी खौफजदा होकर कहाँ भागी जा रही हो? मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से मुसीबत में हूँ। तुमने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। आखिर मैंने किया क्या है? तुम कुछ बताओगी मुझे? मेरी गवाही ने तुम्हें तो बचा लिया, लेकिन उस गवाही की वजह से वो गोगा मुझे हरासा कर रहा है। गोगा? तो वो यहाँ तक भी पहुंच गया? उसकी ये जुर्रत! अभी यही कहीं था वो देखो, वहां खड़ा मुझे देख रहा है। हुमैरा, हुमैरा, हुमैरा! बिलाल, बिलाल, ये कौन था और तुम किसका पीछा कर रहे थे? गोगा था ये। गोगा? हाँ, किराए का बदमाश है। इसी ने हुमैरा को मेरे लिए गवाही देने से रोका था। अच्छा, तो आज ये यहाँ कैसे? हुमैरा का पीछा कर रहा था, उसे खौफजदा करने की कोशिश कर रहा था। उसे मालूम नहीं होगा कि तुम भी इसी कॉलेज में हो, है ना? खैर छोड़ो इन बातों को। तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई थी, तुमने तो पलट कर देखा ही नहीं। I'm sorry। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कैंटीन में अच्छी सी चाय पिलाता हूँ, वहीं बैठकर गिले शिकवे भी करते हैं, ठीक है? या लेट्स गो।
इन 40 दिनों में एक दिन भी तेरी बीवी तुझ पर फूल चढ़ाने नहीं आई। दौलत शायद तसव्वुफ की कायल नहीं, और गरीबी तोहमत परस्त बना देती है। अब तो तुझे यकीन हो गया है ना मलिक जहांदाद, कि हम मोहब्बत के किस मकाम पर थे। सरताज बेगम ने अपनी दौलत के जोर पर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, और अब मैं उससे उसका आराम, सुकून सब कुछ छीन लूंगी, सब कुछ।